चलिए, आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, ठीक ना भाई। सर्वप्रथम खोज किसकी खोज? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की थी? तो हमको उसका पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैक्सवेल याद रखना। और इसने कब दिया था? 1865 में, ठीक है ना भाई। कब दिया था? 1865 में इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की थी। इसके बाद और कई साइंटिस्ट भी आए, ठीक है ना भाई, जिन्होंने इस पर कुछ कुछ अपने राय दिए, ठीक है। इसके बाद तो सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज किसने की थी? मैक्सवेल 1865 में, जो कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड। आप लोग कौन से देश में रहते हो? हाँ, स्कॉटलैंड, ठीक है ना। स्कॉटलैंड का रहने वाला था कौन? मैक्सवेल। 1865 में इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज की थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था? हर्ट्ज। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोगशाला में प्रयोग करने के आधार पर इन्होंने ये बताया कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होती है? 6 mm, इतना होता है इसका तरंग दैर्ध्य। इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 6 mm होती है, ठीक है। तो हर्ट्ज ने क्या किया कि प्रयोगशाला पर प्रयोग करके उन्होंने बताया कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 6 mm होती है। उसके बाद एक और आए, जे मार्कोनी। मार्कोनी भी लिख सकते हो, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है ना भाई, ये कहाँ तक प्रेषित किया जा सकता है, मतलब कहाँ तक जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि मार्कोनी ने के जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो 50 किलोमीटर तक क्या किया जा सकता है? प्रेषित किया जा सकता है, यहाँ तक भेजा जा सकता है, 50 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो इस तरीके से विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज मैक्सवेल ने की और उस पर ये हर्ट्ज, मार्कोनी और कुछ साइंटिस्टों ने अपने निष्कर्ष निकाले, प्रयोगशाला में प्रयोग किए और कुछ कुछ इसके बारे में बताए। तो सबसे पहले हम इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसमें और कुछ कुछ है उसे देखेंगे, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे की परिभाषा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दोलन करते हैं तथा इनकी दिशा क्या होती है? तरंग संचरण की दिशा के, ठीक है ना भाई, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है या उसी डायरेक्शन में होती है। अब हम इसका डायग्राम से समझेंगे। इसमें आपको देखो, एक आपका विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है और एक आपका विद्युत क्षेत्र है और एक आपका चुंबकीय क्षेत्र है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इसको चलिए प्रदर्शित करते हैं डायग्राम से, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना। तो इसमें इस चित्र में आपको क्या किया गया है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रदर्शित किया गया इसमें। तो इसमें जेड अक्ष में, ये जेड अक्ष में क्या हो रहा है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित की गई है, ठीक है। और एक्स अक्ष में किसको प्रदर्शित किया गया है? विद्युत क्षेत्र के दोलन को प्रदर्शित किया गया है। और वाई अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र, बी से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो वाई अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र बी के दोलन को प्रदर्शित किया गया है, जो एक्स अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, वाई अक्ष के अनुदिश आपका चुंबकीय क्षेत्र और जेड अक्ष के अनुदिश विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उनकी तरंग संचरण की दिशा इसके लंबवत होती है। ये आपको दिख रहा होगा, लंबवत है, ऐसा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है।
अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके गुण है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण है भाई, कि ये कैसे कैसे होता है। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, ये क्या क्या होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, पहला है आपका, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों का मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी गमन कर सकती है, अर्थात यह निर्वात में भी संचरण या गमन कर सकती है। ये हो गया इसकी पहली प्रॉपर्टीज, पहला गुण किसका, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। ठीक है भाई, पहला क्या है कि इन तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक है, सेकंड है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तल में या समान कला में दोलन करते हैं, जो आप लोग डायग्राम में इससे पहले देखे हैं वो वाला। ठीक है ना भाई, दूसरा लिखेंगे कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं, एक दूसरे के लंबवत तलों में व समान कला में दोलन करते हैं। ये हो गया आपका दूसरा नंबर का इसके गुण, कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में व समान कला में दोलन करते हैं। तीसरा है, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। पढ़े हो ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, ये इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। हो गया यहां तक। अगला है, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विक्षेपित नहीं होती है। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है, विक्षेपित नहीं होती है। यह आपका चौथा नंबर का गुण है भाई। ठीक है, अब इसे और रीजन कर लेंगे, याद हो जाएगा फिर। चलिए, पांचवें नंबर का लिखना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोलनी आवेश व त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोलनी आवेश व त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है।
उत्पन्न होती है। ये हो गया आपका 5वें नंबर का कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोलनीय आवेश व त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। हो गया यहाँ तक। छठवां लिखना, ये तरंगे ध्रुवित होती है। ये तरंगे ध्रुवित होती है, पोलराइज्ड होती है। ये तरंगे ध्रुवित होती है। ये तरंगे ध्रुवित होती है। हो गया। अगला लिखिए आगे, एक दो और लिख लेते हैं छोटा छोटा, ठीक है, फिर ये आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इधर लिख दो, आ जाएगा छोटा छोटा। 7वां नंबर यहाँ लिख देता हूँ, चलेगा ना? चलिए, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, मतलब अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या करती है? अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अगला लिख लेना, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है। इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है। चलो इतना ही लिख लो, ठीक है, 8 बहुत है। अगर आपको दे दिया जाए पेपर में कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, उनके गुण लिखो, तो ये इतने सारे आपको याद रहना चाहिए। अभी पहला क्या है आपका कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, ठीक है। दूसरा, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में वो समान कला में दोलन करते हैं, जो आप डायग्राम में था इससे पहले देखे थे वही यहाँ पर लिखा गया है। थर्ड क्या है, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। चौथा है, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती। विक्षेपित मतलब समझ में आ रहा है ना, उनकी पोजीशन नहीं चेंज होती है, जैसे चुंबकीय सुई में पढ़े थे। विक्षेपित मतलब इधर उधर नहीं हिलता डुलता है, जहां था वैसे ही रहता है। फिर पांचवा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे दोलनीय आवेश व त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। 6 नंबर है, ये तरंगे ध्रुवित होती है। 7 नंबर है आपका, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। जैसे मतलब ये तरंगे बनेंगी साथ में ऊर्जा को ले जाएंगे अपने। 8 नंबर का है, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है। रेखी मतलब एक सरल रेखा, एक रेखा में बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा वह धारा होती है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और इसे ID से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना भाई। तो चलिए लिखते हैं विस्थापन धारा क्या होती है, कि विस्थापन धारा वह धारा होती है, विस्थापन धारा वह धारा होती है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यह आपका क्या कहलाता है, विस्थापन धारा कहलाते हैं, ठीक है ना भाई। कि विस्थापन धारा वह धारा होती है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना भाई। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं।
इसका समीकरण निम्न होता है। इसका समीकरण यानी कि विस्थापन धारा का, इसका समीकरण निम्न होता है। आई डी बराबर ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे में डी टी, ये हो जाएगा। ये होता है आपका किसका, विस्थापन धारा का सूत्र। आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। अब यहाँ पता कर लेते हैं जहां पर आपका फाई ई क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो आपको मालूम होगा एप्सिलॉन नॉट क्या है, पढ़े हो ना। जहां फाई ई क्या है आपका, विद्युत फ्लक्स है, ये आपका विद्युत फ्लक्स है। और आपका एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, पढ़े हो ना, निर्वात की विद्युतशीलता है इस तरीके से। और टी तो आप जानते हो समय है, परिवर्तन की दर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका विस्थापन धारा इसे कहते हैं, ये हो गया भाई, ठीक है।